Welcome students to AIV Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th Business Study chapter number 2 Principles of Management और आज की क्लास की वीडियो में हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे विद एनसीईआरटी नोट्स। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का मतलब है इसमें जो दो साइंटिस्ट बता रखे हैं हमें, हेनरी फ्योल एंड एफ डी टेलर, तो उनके हम प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास की वीडियो हमारी हेनरी फ्योल की होने वाली है। हेनरी फ्योल ने जितने भी सिद्धांत निकाले हैं सब चीज़ हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो आज की क्लास की वीडियो में हम हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स को पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हेनरी फ्योल आखिर है कौन। तो देखिए अबाउट हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल इज 1841 से लेकर 1925 उन्होंने डिग्री प्राप्त करी माइनिंग इंजीनियरिंग की। देन उन्होंने ज्वाइन करी यहाँ पे फ्रेंच माइनिंग कंपनी। इन 86 एज एन इंजीनियर ही रोज टू द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1988। यानी कि उन्होंने पहले माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करी, उसके बाद उन्होंने फ्रेंच कंपनी माइनिंग कंपनी थी 1860 के अंदर उसे ज्वाइन करा एंड देन 1980 के अंदर उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। ये कब बनाया था? जब कंपनी वॉज ऑन द वेरेज ऑफ द बैंकक्रप्टी, यानी कंपनी की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल चल रही थी। ही एक्सेप्ट द चैलेंज एंड बाय यूजिंग रिच ब्रांड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और कई सारे एक्सपीरियंस जो उनको था कई सारी चीज़ों का उसको लगाने के बाद ही टर्न द फॉर्च्यून ऑफ द कंपनी फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ही इज़ वेल नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो बेसिकली इन्होंने अपनी मैनेजमेंट की थिंकिंग से, इन्होंने अपनी सोच से उस कंपनी को जो डूबी हुई थी उसे आसमान पे पहुंचा दिया। उसके बाद से इनको किस नाम से जाना गया? ही इज़ वेल नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो एनसीईआरटी नोट से हम पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज़ एक ब्रीफ में लिखी होती है और ये ब्रीफ में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आगे चलकर हमें कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़े तो इसमें ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपके समझ में आ गया होगा हेनरी फ्योल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इनके प्रिंसिपल। पढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क। उनका फर्स्ट प्रिंसिपल यही था कि हमें अपने काम को डिवाइड कर देना चाहिए। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क या फिर जॉब एंड ईच वर्क इज डन बाय द ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट विच लीड्स टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि हमें अपने काम को डिवाइड तो करना चाहिए, बट डिवाइड भी उस इंसान के साथ करना चाहिए जो कि उस काम के अंदर एक्सपर्ट है, जिससे हमारी कंपनी की एफिशिएंसी इंक्रीज हो ना कि डिक्रीज हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक काम देना था किसी इंप्लॉय को, मैंने वो काम दे दिया बट उसे वो काम आता ही नहीं है, तो बेसिकली उसे सीखने में टाइम लगेगा, हो सकता है वो काम वो गलत भी कर दे। तो बेसिकली जो हम काम का डिवीज़न कर रहे हैं, जो हम वर्क का डिवीज़न कर रहे हैं, तो वर्क भी उसी को असाइन किया जाए जो कि उसके अंदर ट्रेंड है, स्पेशलिस्ट है। स्पेशलाइजेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिडक्शन अननेसेसरी वेस्टेज एंड मूवमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम काम का स्पेशलाइजेशन कर देते हैं तो हमारी अल्टीमेटली कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और साथ ही जो वेस्टफुल एक्टिविटी होती है, वेस्टफुल मूवमेंट होते हैं, वो सब रिड्यूस हो जाते हैं। ये हमारा बेनिफिट होता है डिवीजन ऑफ वर्क का विद स्पेशलाइजेशन का। सेकंड आता है हमारे पास ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन। ऑथोरिटी मीन्स का इसमें बताइए, ऑथोरिटी का मतलब है पावर डिसीजन लेने की और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गो हैंड इन हैंड। तो बेसिकली बता रखा है कि डिसीजन लेना साथ ही ऑब्लिगेशन यानी हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये दोनों हाथ के हाथ चलती रहती हैं। ठीक है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको और समझते हैं। देखिए, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी मेक्स एन एग्जीक्यूटिव लेस देन इंटरेस्ट इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास मैंने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आपको ये भी देखना, आपको ये भी देखना, आपको ये भी देखना, यानी सेल्स मैनेजर, सेल्स का काम देखना है, प्रोडक्शन का काम देखना है, परचेस का देखना है, रॉ मटेरियल का देखना, सब चीज़ का अल्टीमेटली तुम्हें देखना है, बट मैंने उसे ऑथोरिटी नहीं दी, यानी मैंने ताकत नहीं दी कि आप किसी से कुछ कह सको या फिर आप कुछ इंप्लीमेंट कर सको, सिर्फ और सिर्फ काम दे दिया मैंने। तो इससे जो है हमारे एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो कहता है कि मेरे पास तो किसी चीज़ की ताकत ही नहीं है और काम इतना सारा मेरे ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी, जिम्मेदारियाँ इतनी सारी हैं। इसी तरीके से सिमिलरली इन अदर हैंड गिविंग ऑथोरिटी विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हमने उसको ताकत ज़्यादा दे दी और जिम्मेदारियाँ कम हैं, तो उसके अंदर हमें डर रहता है कि वो अपनी ताकत का कहीं गलत इस्तेमाल ना करे किसी एम्प्लॉयज़ को, किसी छोटे एम्प्लॉयज़ को। तो बेसिकली ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हैंड इन हैंड चलती है, यानी जितनी आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उतनी ही आप उसको ऑथोरिटी भी दो, जितनी आप उसको ताकत दे रहे हो उतनी आप उसे जिम्मेदारी भी दो। तो बेसिकली ये बिल्कुल बराबर चलना चाहिए, यानी बैलेंस चलना चाहिए, एक भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए अब आता है हमारे पास थर्ड प्रिंसिपल यानी डिसिप्लिन। इट इज़ द ऑब्डीरेंस
to the organizational rules by the subordinates, discipline required, good supervisor at all levels, clear and fair agreement and judicious applicant of penalties। तो बेसिकली डिसिप्लिन क्या होता है, एक तरह से ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ की। ये तो कंपनी लेवल की बात कर रहे हैं हम, अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम बेसिकली अपने जो हमारा गोल है उसको अचीव नहीं कर पाते, चाहे वो स्टडी में ले लो चाहे वो किसी और अदर काम में ले लो। तो इसी तरीके से यहाँ बता रखा है कि जो हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है सबऑर्डिनेट्स के लिए, वो उनका नियमित रूप से पालन करें अपने सुपरवाइजर के जरिए, मैनेजर्स के जरिए। अल्टीमेटली इससे हमारी क्या होगी, इफिशियंसी इंक्रीज होगी। यानी जब हमारे सारे एम्प्लॉयज़ हर एक नियम कानून का यूज़ करेंगे और साथ ही जो उनको एग्रीमेंट दिया जाता है, जब कंपनसेशन देते हैं उसके बाद एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट के समय सब कुछ लिखा रहता है कि इसमें ये दिशा निर्देश हैं, ये नियम है, ये कानून है, ये छुट्टियों की लेने के तरीके हैं और साथ ही पेनल्टीज़ वगैरह सब लिखी रहती हैं। तो बेसिकली डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ अब हमारे पास आता है फोर्थ प्रिंसिपल, यानी यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है इट इम्प्लीज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव्ड ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, otherwise it will create confusion, conflicts, disturbance and overlapping of activities। इसके अंदर जो बात की जा रही है वो स्टूडेंट्स ऑर्डर की बात की जा रही है कि हमें अपनी कंपनी के अंदर ऐसी मैनेजमेंट रखनी चाहिए कि ऑर्डर जो रिसीव हो सबऑर्डिनेट से वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन से रिसीव हो, क्योंकि जो ऑर्डर रिसीव अगर एक पर्सन से होगा तो उसमें हमारी क्रिएटिविटी बढ़ी रहेगी, हमारी इफिशियंसी बढ़ी रहेगी, हमारा काम इफेक्टिवनेस तरीके से होगा। बट इन अदर हैंड यहाँ पर अगर हमारा ऑर्डर लेने के तरीके में सब हमने डिवाइड कर रखा होगा कि ये भी ऑर्डर दे सकता है, ये भी ऑर्डर दे सकता है, तो उसके अंदर हमारी डिस्टर्बेंस बढ़ेगी। हो सकता है कि उन दोनों का ही मिजाज ना मिले, हो सकता है कि दोनों के ऑर्डर अलग अलग हों और सबऑर्डिनेट्स के ऊपर और ज़्यादा काम का लोड बढ़ जाए, तो उससे हमारी इफिशियंसी नहीं आएगी। तो इसमें बता रखा है बेसिकली इट इम्प्लीज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर एंड द ओनली वन सुपरवाइजर या सुपीरियर, ठीक है। अदरवाइज इट विल क्रिएट, यानी अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्रिएट होंगी हमारी कंफ्यूजन, डिस्टर्बेंस, ओवरलैपिंग एक्टिविटीज एंड अदर सब चीज़ें जो हमारी कंपनी को हानि पहुंचाएं। तो ये सब चीज़ें यूनिटी ऑफ कमांड आ जाएगा, समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ आ जाइए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पे। Each group of activity having the same objective must have one hand and one plane. This ensure unity of action and coordination। यानी कि बता रखा है कि हमारे यहाँ डायरेक्शन सबकी सेम होनी चाहिए। ऊपर यहाँ क्या आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है। कभी कभार यही पूछ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस बताओ, क्योंकि सेम है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इन द सेंस हर एक ग्रुप की एक्टिविटी एंड उनके ऑब्जेक्टिव एक जैसे होते हैं, मस्ट हैव वन हैंड एंड वन प्लान। दिस इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। ये साबित करता है हमारा कि हमारे अंदर एक्शन है, यूनिटी का एक्शन है और साथ ही हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन है। अगर हमारे सबके ऑब्जेक्ट एक हैं, हमारे सबके प्लान एक हैं, सभी चीज़ें सिमिलर हैं, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स प्लान होने के साथ साथ हम एक इंश्योर कर लेते हैं अपने आप के अंदर कि हम गोल अचीव कर सकते हैं विद कोऑर्डिनेशन, विद इफिशियंसी। नेक्स्ट आ जाइए सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये तो आपको पता ही है कि जैसे कि सबऑर्डिनेट्स का इंटरेस्ट होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजर्स का इंटरेस्ट हो, एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट भी होना ज़रूरी है, तभी हमारी कंपनी एक्चुअल में ग्रो कर पाती है। तो यहाँ पे यही वही लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन कि द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन वन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़। तो बेसिकली यही सब चीज़ें थी। नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ से हमारे पास आता है रेम्यूनरेशन और एम्प्लॉयज़। तो बेसिकली द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। द वेजेस शुड इनकरेज द वर्कर्स टू वर्क एंड मोर बेटर। तो बेसिकली पता रखा है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पे की, यानी कि पैसे दिए जाने की अपने एम्प्लॉयज़ को। तो बेसिकली जो हम पैसे दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर होने चाहिए, यानी ठीक ठाक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको पैसे कम दिए जा रहे हैं, काम ज़रूरत से ज़्यादा करवाया जा रहा है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि काम बहुत कम है और पैसे ज़्यादा हैं। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए। और साथ ही ये भी बोला गया है कि वर्कर को जो ज़्यादा काम करवा दे और विद बेटर एंड इफिशियंसी के साथ, वो है पैसे। तो बेसिकली उनको एक फेयर एंड बढ़िया तरीके से कंपनसेशन मिलेगा, तो वो और ज़्यादा काम बेटर वे में करेंगे। तो ये हमारा बैलेंस रहना चाहिए रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब आता है हमारे पास सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये पहले भी हम कई बार बता चुके हैं, फिर
बता देते हैं। सेंट्रलाइजेशन मीन कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल, एंड इन अदर हैंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन इवनली distribution of power at every level of management. Both should be balanced as a non-organization can be completely centralized and the completely decentralized. देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारे डिसीजन लेने की ताकत कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर्स के पास। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो डिसीजन लेने की ताकत होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है हर एक स्टेज के मैनेजर्स के पास। तो बेसिकली बता रखा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये दोनों चीज़ मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड हो और ऐसा भी नहीं हो कि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड हो। कुछ मुद्दों पर सेंटर बात करें, कुछ मुद्दों पर डिसेंट्रलाइजेशन, यानी हर एक मैनेजर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। यानी दोनों चीज़ें होनी चाहिए हमारी कंपनी के अंदर। नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ फ्रेंड्स, अब हमारे पास आता है प्रिंसिपल नंबर 9, यानी स्केलर चेन। देखिए, द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स from the highest to the lowest rank is known as a scalar chain. This chain should contact through the gangplank by information देयर इमीडिएट सुपीरियर्स। देखिए इसका मतलब क्या है, स्केलर चेन का मतलब है कि बेसिकली कम्युनिकेशन होना लोवेस्ट रैंक की अपर रैंक से या फिर टॉप रैंक से। ये कैसे होता है, ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स का हमारी कोई बात हो जाए जो कि इंपॉर्टेंट है ऊपर पहुंचाना, और वो ज़रूरी है समय रहते हुए पहुंचाना, ऐसा नहीं कि वो डिले हो जाए। जैसे कि मैं अपने मैनेजर से कहूँ, मैनेजर से आगे मैनेजर से कहेगा, देन जाके कुछ दिनों बाद ऑर्डर पहुँच पाएगा हमारे किस तक, बॉस तक। तो बेसिकली बता रखा है कि जब हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो कि इमीडिएटली देनी हो टॉप लेवल को, तो हम क्या करते हैं, हम स्केलर चेन का यूज़ करते हैं बाय दिस गैंग प्लैंक। तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के अंदर ही यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं किसी भी इन्फॉर्मेशन को इसके द्वारा जल्द से जल्द टॉप लेवल को भेजा जा रहा है, ऐसा नहीं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 10 ऑर्डर। देखिए, आ प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस। People and material must be in the suitable place at appropriate time for maximum efficiency। तो बेसिकली बता रखा है कि ऑर्डर का मतलब क्या है हमारा। देखिए, पीपल्स एंड मटेरियल मस्ट बी इन द सुइटेबल प्लेस, यानी कि ज़रूरी है कि उसको सुइटेबल प्लेस पे, जहाँ पे उसकी अहमियत हो, जहाँ पे वो ठीक रहे, वहाँ पर प्लेसेस किया जाए। देन एट एप्रोप्रिएट टाइम, समय रहते हुए विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है। तो ये ऑर्डर के अंदर डिनोट किया गया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ से 11th प्रिंसिपल के ऊपर, यानी इक्विटी। द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीज़ों से फ्री होनी चाहिए। क्या, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और बेसिस, यूनिट ऑफ कमांड, यूनिट्स ऑफ डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले शुड बी फॉलोड। यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन फ्री होनी चाहिए किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी कास्ट को लेकर, किसी भी रिलीजन को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। यानी कि एक तरफा दबाव ना हो कि किसी एक रिलीजन के पर्सनस को ज़्यादा जॉब दी जा रही है या फिर उसके लिए ज़्यादा प्रमोशन निकाले जा रहे हैं, किसी एक कास्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एबिलिटी के ऊपर, स्किल्स के ऊपर काम होना चाहिए, जिसके ज़्यादा स्किल्स हों उसको अडॉप्ट कर लिया जाए। तो बेसिकली यही बता रखा है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन फ्री होनी चाहिए इन सब चीज़ से, और हर एक में इक्विटी होनी चाहिए, सभी के लिए सेम कानून, तो सभी के लिए सेम। हमारे पास आता है 12th प्रिंसिपल, यानी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड, यानी सिलेक्शन के बाद तो क्या होता है, अपॉइंटेड बाय राइगरस प्रोसीजर द सेलेक्टेड, यानी कि इन सब प्रोसीजर्स के बाद किसी भी एम्प्लॉय को जब सेलेक्ट किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो पर्सन शुड बी केप्ट एट द पास्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड डिसाइड टू शो रिजल्ट। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर एकदम डिसीजन ले लिया जाए। कभी कभार काम गलत भी हो जाते हैं किसी एम्प्लॉय से, तो उसको हमें थोड़ा समय देना चाहिए उस पोस्ट के लिए, ताकि वो उस पोस्ट को समझ सके, देन अपना रिजल्ट हमें दिखा सके। तो यहाँ पे ये स्टेबिलिटी का प्रिंसिपल हमें दिया गया है। देन आता है हमारे पास इंटाइटिविटी। देखिए, वर्कर शुड बी encouraged to develop and carry out things there of improvement. Integrity means taking the first step with self motivation. It is thinking out an executive plan. तो बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन बता रखी है, एक तरह से बता रखा है कि हमारे जनरल मैनेजर्स हैं, जो भी मैनेजर्स हैं, वो इंगेज भी होनी चाहिए हर एक मीटिंग के अंदर, ताकि वो अपने सेल्फ मोटिवेशन पा पाएँ और साथ ही अपने जो अंदर आइडियाज़ हैं उनके पास इनोवेटिव, वो कंपनी को दिखा पाएँ। तो ये हम इससे समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। अब आता है कि हमारे पास 14, ये मैंने यही लिख दिया, काफ़ी छोटा टॉपिक था। तो एस्पिरिट टी कॉप्स, यानी मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यानी कि मैनेजमेंट प्रमोट करती है
टीम वर्क को, क्योंकि जब टीम वर्क परफॉर्म करता है तो हमारी इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। और वो कब परफॉर्म होगा, जब हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होगा और जब इन सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रखा होगा। सो यहाँ पे हमारे सारे प्रिंसिपल्स फिनिश। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने हेनरी फ्योल के सारे प्रिंसिपल्स को एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लिया है। आई होप आपके भी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रिंसिपल के अंदर, किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बिजनेस स्टडी की, तो उसके अंदर हम एफडी टेलर्स के सारे प्रिंसिपल्स को ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ आज के तरह ही सभी चीज़ें कवर कर लेंगे। सो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर होती हुई आ रही होंगी। किसी भी वीडियो के टॉपिक में कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन कमेंट में प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।